देखो बच्चों, आज का मेरा पहला टॉपिक है रूट वर्ड्स इन इंग्लिश। तो रूट वर्ड्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे आप एक मीनिंग से सैकड़ों मीनिंग सेंस आउट कर सकते हैं अगर किसी चीज़ का रूट आपको पता चल जाए, किसी मीनिंग का मूल आपको पता चल जाए कि कहाँ से ये मीनिंग हमने लिया है, तो आप उस मीनिंग के बेसिस पर हजारों मीनिंगों को सेंस आउट कर सकते हैं। तो मूल मीनिंग का जानना बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर मूल आपको पता चल जाए, रूट आपको पता चल जाए, तो मैं आपको बता चुका हूं कि हजारों मीनिंग्स आप सेंस आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक रूट आपको बताया था कि ई शब्द कहीं भी आ जाए, इसका मतलब होता है आउट या अवे, यानी किसी शब्द से पहले आ जाए। लॉक्वेंट का मतलब होता है स्पीकिंग, एलोक्वेंट का मतलब स्पीकिंग ब्यूटीफुली एंड फोर्सफुली, बहुत सुंदर ढंग से और बड़े प्रभावशाली ढंग से बोलने की कला को, या जो बोलता है उसको कहते हैं एलोक्वेंट। ऐसे ही आपने ये सुना होगा इजेक्ट। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो वो होगा ई प्लस जेक्ट, और जेक्ट शब्द इंग्लिश में कहीं भी आए इसका मतलब होता है टू थ्रो, यानी कि फेंकना। जैसे कि इंजेक्शन, इनका मतलब होता है अंदर, और जेक्ट का मतलब होता है फेंकना, किसी चीज के अंदर फेंकना। इंजेक्शन एक ऐसी डिवाइस है जो दवाई को आपके शरीर में फेंकने का काम करती है, तो उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। इनका मतलब कहीं भी इन आए तो इसका मतलब होता है अंदर से रिलेटेड। जैसे कि इनसाइड, इनसाइड का मतलब अंदर, आउटसाइड का मतलब बाहर। सिमिलरली इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब आप जानते हैं कि जो अंदर से आप घर का सजावट करते हैं या साज सज्जा करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटीरियर। इन सेंटर सुना होगा आपने, अंतः केंद्र। सेंटर का मतलब केंद्र और इनका मतलब अंदर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो इंजेक्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और जैसा आप जानते हैं ई किसी शब्द के आगे लग जाए तो इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम, दूर। तो जेक्ट का मतलब फेंकना, ई का मतलब दूर फेंकना, तो थ्रो आउट फोर्सफुली। आपने सीडी डीवीडी प्लेयर देखे होंगे, हालांकि आजकल पेन ड्राइव का जमाना है, आजकल HDMI का ज़माना है, लेकिन बहुत पहले ऐसा प्रचलन था कि आप पेन ड्राइव का भी यूज करते थे, और पेन ड्राइव के यूज में कोई फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती है डिवाइस को, लेकिन जब CD DVD का आप यूज करते हैं तो आप उसको इजेक्ट करते थे। इजेक्ट में CD एकदम बाहर फेंक दी जाती थी सिस्टम के द्वारा, तो दैट इज कॉल्ड इजेक्ट। देखिए MIAASARY, यानी कि कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारी कंट्री का, और ई का मतलब अवे फ्रॉम। तो इमेजरी का मतलब होगा अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंट्री और ग्रुप सेंड ऑन अ मिशन। किसी देश का कोई व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है बाहर जाकर या किसी मिशन पर, तो दैट इज कॉल्ड MIAASARY का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि मिशन पर कोई व्यक्ति बाहर गया हुआ है, और ई का मतलब बाहर होता ही है। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन आपने सुना होगा, और एक्स सर्विसमैन का मतलब क्या है कि जो सर्विस से बाहर है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। एक्सटीरियर आपने सुना होगा, एक्सटीरियर का मतलब बाहर, तो ई या एक्स शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है आउट, अवे। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। हर एक शब्द एक्सरसाइज में ध्यान रखिए, EXERIC, यानी कि ये जो XRI, ये जो बाद वाला पार्ट है, ये कोई शब्द नहीं है। किसी शब्द के आगे ई आए तब मैं कहूंगा कि ई का मतलब आउट होता है। जैसे जेक्ट शब्द है, जेक्ट का मतलब फेंकना, और इसके आगे ई आ गया तो अवे फ्रॉम। इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक और रूट कराया था, AN या IM किसी शब्द के आगे आ जाए तो उस शब्द को ये नेगेटिव कर देता है, यानी कि इसका मतलब होता है नॉट अथवा विदाउट, नहीं या फिर के बिना, राइट। किसी शब्द के आगे आने पर, जैसे कि थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक जो कि भरोसा रखता है, लेकिन इसके आगे ए आ गया तो एथीस्ट का मतलब होगा नास्तिक जो कि भगवान में भरोसा नहीं रखता। थी का मतलब होता है आस्तिकता, जैसे थीज्म, थीज्म का मतलब भरोसा रखना, विश्वास रखना। और एक शब्द होता है मोनो, तो मोनोथीज्म का मतलब क्या होता है? मोनोथीज्म का मतलब
एक भगवान में भरोसा रखना। ऐसे ही एक शब्द होता है पॉलीथीज्म, तो पॉलीथीज्म का मतलब होता है बहुत सारे भगवानों में भरोसा रखना, राइट। तो मैंने जो बताया वो ये है कि ए और एन किसी शब्द के आगे आ जाए तो उसको नेगेटिव करने का काम करती है। जैसे कि पैथी, पैथी का मतलब जिसके अंदर कुछ भावनाएं हैं, हैविंग इमोशंस, और अपैथी का मतलब भावना रहित, भावना शून्य, जिसके अंदर कोई भावनाएं ही नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। कोई इसमें क्रोमैटिक बताया था मैंने, क्रोमैटिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज क्रोमैटिक। क्रोम शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है रंगीन, और इसके आगे ए लगा दो तो अक्रोमैटिक का मतलब होता है रंगहीन, यानी कि विदाउट कलर। तो ए और एन लगाने से भी शब्द पर प्रभाव पड़ता है। हाइड्रस, हाइड्रस का मतलब क्या बताया था, हाइड्रस का मतलब हैविंग वाटर, पानी हो, और इसके आगे एन लगा दें तो एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर, यानी बिना पानी के, सूखा हुआ। एनहाइड्रस का मतलब लेकिंग वाटर, विदाउट वाटर। ऐसे ही मैंने आईएम का बताया था, पॉसिबल का मतलब जो काम संभव है, लेकिन इसके आगे अगर आईएम लगा दिया तो इम्पॉसिबल का मतलब जो काम असंभव है। प्रॉपर का मतलब प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से, लेकिन इम्प्रॉपर का मतलब गलत तरीके से। सिमिलरली मॉर्टल, आपको मैंने एक शब्द बताया था मॉर्टल, और मॉर्टल में भी एक रूट काम करता है, वो होता है मॉर्ट, और मॉर्ट का मतलब होता है मृत्यु, यानी कि डेथ, मर जाना। कहीं भी मॉर्ट शब्द आ जाए तो मॉर्टल का मतलब नश्वर, हम सभी को एक दिन नष्ट होना है, ये परम सत्य है इस जीवन का। हम सब क्या है, नश्वर हैं। हमारे क्या है, एक लिमिटेड वैलिडिटी है हमारी कि 100 साल तक कोई जिएगा, 60 साल तक जिएगा, हाँ 100 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। तो आईएम इसके आगे लगा दें तो इमॉर्टल, यानी कि जिसकी मृत्यु न हो, उसको हम कहते हैं अमर। ऐसे ही पोस्ट मॉर्टम सुना होगा, मॉर्टम का मतलब मरना, पोस्ट का मतलब मरने से पूर्व क्या स्थिति रही है। ऐसे ही एंटी मॉर्टम सुना होगा कि बॉडी की मरने से पूर्व स्थिति क्या थी। एंटी का मतलब होता है पहले। दो एंटी मैंने आपको बताया, एक तो बताया ANTI, ANTI आए, इसका मतलब होता है किसी के अगेंस्ट काम करना अथवा किसी के खिलाफ काम करना। जैसे आपने एंटीवायरस सुना होगा, एंटीबायोटिक दवाई सुनी होगी, एंटीसेप्टिक का इंजेक्शन सुना होगा, एंटी पार्टी सुनी होगी, ऐसे ही एंटीपैथी सुनी होगी, एंटीटेली, एंटीवेलियम, एंटीटेलियम, हजारों वर्ड सुने होंगे। लेकिन एंटी का मतलब अगेंस्ट, और अगर ANTE आ जाए तो इसका मतलब होता है बिफोर, यानी कि पहले। जैसे कि एंटी डेट, डेट से पहले, एंटी मॉर्टम, ऐसे ही एंटी रूम, जो मेन रूम से पहले ओपन स्पेस रहता है उसको कहते हैं एंटी रूम। एंटी डेट, एंटी मेरेडियन, बिफोर नून। आई होप आई एम क्लियर, यानी कि दोपहर से पहले। तो बच्चों ये रूट्स मैं आपको करा चुका हूं कि ये होते हैं प्रीफिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, दो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो होता है प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, जिसको पहले फिक्स कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। प्री शब्द इंग्लिश में कहीं भी आ जाए, इसका मतलब होता है पहले, यानी कि बिफोर। जैसे कि प्री एग्जाम होता है, आपने सुना होगा, प्रिलिमिनरी सुना होगा या प्री एग्जाम सुना होगा, तो प्री का मतलब क्या हुआ, पहले। प्रीवियस सुना होगा, प्रीवियस का मतलब भी क्या हुआ, पहले। प्री डिसाइडेड सुना होगा, यानी पहले से ही निर्धारित। प्री कंक्लूडेड सुना होता है, यानी कि पहले से ही जिसका निष्कर्ष निकला हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्री कंक्लूडेड। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो प्री का मतलब पहले। तो ये जो AN और IM शब्द हैं, ये क्या बताए मैंने, ये प्रीफिक्स हैं। प्रीफिक्स का मतलब अगर किसी शब्द से पहले आए तो ये शब्द को नेगेटिव कर देते हैं। जैसे कि एथिस्ट को किया, अपैथी को किया, अक्रोमैटिक को किया, एनहाइड्रस को किया, इम्पॉसिबल को किया, इमॉर्टल को किया, और इम्प्रॉपर को किया। और भी हजारों लाखों वर्ड्स हो सकते हैं जो कि आपकी वोकैबुलरी में होने चाहिए, राइट। और इंग्लिश में मॉर्ट शब्द कहीं भी आए, इसका मतलब होता है डेथ, यानी कि मृत्यु से संबंधित। मैंने आपको पहले ही बताया ये क्या है,
ये प्रीफिक्सेस हैं और रूट भी अलग अलग होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये एनिमल शब्द है ANIMAL, अब एनिमल शब्द में भी एन आ रहा है तो इसका मतलब भी नॉट होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शब्द शब्द पर डिपेंड करता है। इसमें जो रूट छिपा हुआ है वो है एनिम, और एनिम का मतलब होता है लाइफ, सोल, स्पिरिट, आत्मा किसी चीज में डालना, दैट इज कॉल्ड एनिम। जैसे कि यू माइट हैव हियर्ड अबाउट एनिमेशन। एनिमेशन कंप्यूटर की वो ब्रांच है जो निर्जीव चीजों को सजीव बनाती है। यू माइट हैव हियर्ड अबाउट एनिमा, और अगर एनिमा नहीं सुना तो एनिमल तो आपने सुना होगा। एनिमल का मतलब क्या होता है? जानवर। और भी बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक रूट होते हैं, जैसे इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का मतलब बैलेंस्ड स्पिरिट, एनिम का मतलब स्पिरिट, और इक्वी शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है बराबर, यानी कि इक्वल। जैसे कि इक्वेशन आपने सुना है, इक्वेटर आपने सुना है, आपने ये शब्द आराम से सुने होंगे। समीकरण सुना है जिसकी LHS RHS के बराबर हो। मैथमेटिक्स में तभी कोई चीज डिफाइन होती है, तभी परिभाषित होती है, और उसी को कहते हैं इक्वेशन, यानी कि समीकरण। समीकरण का मतलब समान दोनों पड़ले हैं, LHS बराबर RHS। इक्वेटर आपने सुना है, इक्विलिब्रियम आपने सुना है, इक्वेनिमिटी आपने सुना है। तो इक्वी शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब बराबर। तो ऐसा नहीं कि एक ही रूट के कई शब्द हों, अलग अलग रूट भी पॉसिबल हैं। मैंने आपको एक शब्द बताया था जिसमें 3 रूट थे, जैसे ऑटो बायोग्राफी, शायद आपको याद हो, बताया था। और इसका संधि विच्छेद किया जाए तो देखिए 3 रूट टूटेंगे, ऑटो प्लस बायो प्लस ग्राफी। और अगर इन तीनों का मतलब निकालें तो ऑटो का मतलब मैंने बताया था सेल्फ, यानी कि स्वचालित, स्वतः, ऑटोमेटिक, स्वचालित, खुद ही जो स्टार्ट हो जाए। ऑटोमेशन, ऑटोमोबाइल। बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कि जीवन, जैसे बायोलॉजी, जीवन विज्ञान। बायोडाइवर्सिटी, जैविक विविधता, लिखने की जरूरत तो नहीं है। बायोमास, जैविक द्रव्यमान। बायोफ्यूल, जैविक ईंधन। आई होप आई एम क्लियर। बायोमोलिक्यूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ग्राफी शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है टू राइट, यानी कि लिखना। जैसे कि ये सारे शब्द आपको एक और इसमें मिल जाएंगे। आपने सुना होगा ऑटोग्राफ, और अगर इसका संधि विच्छेद करें तो वो होता है ऑटो प्लस ग्राफ, और ग्राफ का मतलब होता है टू राइट, यानी कि लिखना, और ऑटो का मतलब सेल्फ। तो खुद के द्वारा आप जो सिग्नेचर करके देते हो उसी को तो ऑटोग्राफ बोला जाता है। तो ये ऑटोग्राफ भी इन 2 रूट्स पर टिका हुआ है। इज इट क्लियर? और देखिए, तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या हुआ? खुद के जीवन के बारे में जो लिखी गई है उसको हम क्या बोल रहे हैं? आत्मकथा। ऑटो के और भी सारे शब्द हैं, मैं कुछ शब्द अगर आपको रिवाइज कराऊं तो देखिए, मैंने एक शब्द बताया था क्रेसी, और क्रेसी शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है टू रूल, यानी कि शासन करना। ऑटोक्रेसी, आपने ऑटोक्रेसी सुना है, खुद का शासन, तानाशाही। डेमोक्रेसी आपने सुना होगा। डेमो का मतलब होता है लोग, लोगों के शासन को हम बोलते हैं लोकतंत्र। ब्यूरोक्रेट्स का जो शासन होता है हमारे ऊपर, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। ऐसे ही गेरेंटोक्रेसी, बड़े लोग जो हम पर, बूढ़े लोग शासन करते हैं, दैट इज कॉल्ड गेरेंटोक्रेसी। तो क्रेसी का मतलब रूल और ऑटो का मतलब सेल्फ। ये आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी काम देगा, जो कि एसएससी, एयरफोर्स और सीडीएस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, राइट। और एंटोनिम, सिनोनिम्स के तो काम देगा ही, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए भाई, अगला शब्द ई का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ई का मतलब है अवे फ्रॉम, यानी किसी से बाहर, किसी से दूर। कोई दिक्कत इस रूट में? अगला रूट देखिए, ईगो शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है सेल्फ।
इगोइस्ट और इगोटिस्ट में क्या अंतर है? एक बड़ा अंतर है इगोइस्ट और इगोटिस्ट। ये तो इगोइस्ट है IST और ये है इगोटिस्ट। इगोइस्ट कौन होता है? सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब आत्म केंद्रित। यानी जिसका ध्यान खुद पर ही केंद्रित रहता है कि मैं कैसे अपना उद्धार करूं, कैसे सेल्फ एडवांसमेंट करूं। आई होप आई एम क्लियर। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें सेल्फ एडवांसमेंट की प्रवृत्ति होती है, यानी खुद का उद्धार करने की प्रवृत्ति होती है, सेल्फ एडवांसमेंट की प्रवृत्ति होती है, उसको हम कहते हैं इगोटिस्ट। लेकिन ये उसकी प्रवृत्ति इस हद तक पहुंच जाती है कि सामाजिक रूप से ऐसा आदमी स्वार्थी कहलाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति मुसीबत में है, आपका पड़ोसी, उसका बेटा बहुत बीमार है, बिल्कुल मरने की कगार पर है, और आपका पड़ोसी आपके पास आता है कि भैया मेरे पास कार नहीं है, आपके पास कार है तो थोड़ा सा मेरे बेटे को हॉस्पिटल तक ले चलें। लेकिन आप क्या कहते हैं? इगोइस्ट की बात बता रहा हूं। इगोइस्ट क्या कहता है? इगोइस्ट के बारे में एक चीज ध्यान रखना, ये हर काम को करने से पहले केवल एक ही चीज पूछता है, और वो चीज है व्हाट इज इन इट फॉर मी। यानी कि इसमें मेरे लिए क्या है। उसका हर काम को करने से पहले केवल एक ही तात्पर्य रहता है, और वो खुद अपने आप से एक ही चीज पूछता है, और वो चीज क्या है कि व्हाट इज इन इट फॉर मी। इसमें मेरे लिए क्या है, मैं क्यों करूं। बेटा तुम्हारा बीमार है, मैं अपनी गाड़ी का पेट्रोल फूंक के इसको क्यों एडमिट कराऊं। तो इसका मतलब है क्या, ऐसा व्यक्ति सामाजिक हो सकता है। सामाजिक का मतलब सामाजिक मर्यादाओं को, सामाजिक ढांचे को समझे। और सामाजिक ढांचा क्या है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, यानी कि दूसरे के हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर दूसरा मुसीबत में है, आप उसकी सहायता करते हैं, तो आपको भगवान की पदवी वो देता है। इसीलिए मैं कहता हूं जो सोल्जर्स टिके हुए हैं सीमाओं पर, ऐसे टेम्परेचर में जिसमें कि आप एक सेकंड नहीं रह सकते, वो सजग खड़े हुए हैं, सतर्क खड़े हुए हैं सीमाओं पर, और हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं वो देवता है। मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैं उनको भगवान मानता हूं। सहायता करने वाला भगवान होता है। और ध्यान रखना, जिस क्षण आप किसी की सहायता करते हैं, तो सामाजिकता का तो ये परम चरम है ही। सामाजिकता के अलावा भी आप में दैवी जो गुण हैं उस समय जागृत होते हैं। और ध्यान रखना बच्चों, दैवी गुण जब जागृत होते हैं, ये ऐसा मनुष्य के जीवन में बहुत कम अवसर आते हैं जब हमें वो जो दैवी गुण हैं वो हमारे अंदर जागृत होते हैं। तो ध्यान रखना, कभी सफल सहायता करने से किसी की मत चूकना, क्योंकि सहायता जब आप किसी की करते हैं तो वो जो दैवी गुण हैं वो आपके अंदर और ज़्यादा प्रगाढ़ होते हैं, और उनको प्रगाढ़, उनकी ही 100% उपलब्धता किसी व्यक्ति में, यही भगवान होना है। भगवान कहीं कोई मंदिर मस्जिदों में नहीं बैठा हुआ, वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी भावनाओं में है। तो इगोइस्ट किसको बोलेंगे? कुछ भी काम करने से पहले जो व्यक्ति ये सोचता है कि इसमें मेरे लिए क्या है, व्हाट इज इन इट फॉर मी। लड़का तुम्हारा बीमार है, मैं क्यों एडमिट करूं, मेरा क्या लेना देना उससे, ऐसे को हम बोलते हैं इगोइस्ट। आई होप आई एम क्लियर। और एक जो शब्द दूसरा मैंने आपको बताया, दैट इज इगोटिस्ट। अब हालांकि आपको ये एक जैसे शब्द लग रहे होंगे, इनका डिफरेंस देखिए, यहां पर टिस्ट से कर सकते हैं, टी फॉर टॉक।
समझ सकते हैं कि टी फॉर क्या होगा, टॉक। तो इगोइस्ट किसको बोलते हैं, वन हु टॉक्स अबाउट हिज accomplishments, ऐसा व्यक्ति जो अपनी उपलब्धियों का बखान करता रहता है, जो हमेशा अपने बारे में बातें करता रहता है, दैट इज कॉल्ड इगोटिस्ट। जैसे कहता, देखा ना मेरा मोदी जी के संग कल फोटो, मोदी जी कह रहे आओ भाई मेरे संग सेल्फी ले, तो मैंने कहा अरे मोदी जी यार तुम्हारे संग क्या सेल्फी लेना, छोड़ो मैं नहीं लेता। मेरा बंगला देखा वो कितना बड़ा है, अरे मैंने कम से कम 150 करोड़ लगा के बनाया है। कल की पार्टी देखी, अरे मैंने ऑर्गेनाइज की थी। मेरा फार्म हाउस देखा तुमने, यानी मेरा मेरा मैं, यानी जिसका सेंटर पॉइंट बात करने का मैं हो, उसको हम कहते हैं इगोटिस्ट। इगोटिस्ट का मतलब वन हु टॉक्स अबाउट हिज अकम्प्लिशमेंट्स, जो अपनी उपलब्धियों का बखान करता रहता है, उपलब्धियों की चर्चा करता रहता है, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं इगोटिस्ट। आई होप आई एम क्लियर। तो इगोइस्ट का मतलब स्वार्थी, जिसमें कि सेल्फ एडवांसमेंट की प्रवृत्ति होती है कि खुद को मैं कैसे एडवांस करूं, चाहे सामाजिक रूप से लोग कुछ भी समझें, चाहे मैं सामाजिक रूप से बिल्कुल गया गुजरा आदमी हूं, लेकिन मेरी जो प्रवृत्ति है वो सेल्फ एडवांसमेंट की है। दुनिया क्या मेरे बारे में सोचती है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे हर चीज में अपना स्वार्थ देखना है। यानी कि जो हर काम को करने से पहले सोचता है कि व्हाट इज इन इट फॉर मी। कि इसमें मेरे लिए है क्या जो मैं इस काम को करूं, मुझे कोई सामाजिकता नहीं चाहिए, मुझे केवल अपना स्वार्थ चाहिए, मुझे केवल अपनी एडवांसमेंट चाहिए। तो दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। डिफरेंस आप कर लेंगे टी से। टी का मतलब जो टॉक करता है, बोलता है, तो जो अपनी उपलब्धियों के बारे में बखान करता रहता है इगोटिस्ट, और इगोइस्ट का मतलब जिसकी सेल्फ एडवांसमेंट की प्रवृत्ति होती है। आई होप आई एम क्लियर। ऑल्टर ईगो, ऑल्टर का मतलब दूसरा ईगो, दूसरा में, यानी अ हायर एस्पेक्ट ऑफ वन सेल्फ, खुद का एक बहुत बड़ा हायर एस्पेक्ट, भ्रम, दैट इज कॉल्ड ऑल्टर ईगो। ईगो मानिया, देखिए दो तरह के शब्दों से आप रूबरू होंगे। पागलपन बहुत प्रकार के होते हैं, किसी को नाम प्यारा है, किसी को दाम प्यारा है, किसी को काम प्यारा है मगर नाम प्यारा है, किसी को चाम प्यारा है, किसी को दाम प्यारा है, मगर विश्वास रख साथी खुदा को काम प्यारा है। तो बहुत सारी पागलपन हैं जो हमारे अंदर होते हैं, और बहुत सारे डर जो हमारे अंदर होते हैं। तो जितने भी डर हैं उनको बोलते हैं फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, और मानिया का मतलब होता है पागलपन। किसी भी चीज का हद से ज्यादा प्यार आपको पागल बना देता है। जैसे कि बिब्लियो, बिब्लियो शब्द इंग्लिश में कहीं भी आ जाए, इसका मतलब होता है बुक से रिलेटेड, यानी किताबों से संबंधित। जैसे कि बिब्लियो ऑफ फाइल, मैंने PHIL शब्द इंग्लिश में कहीं भी आ जाए, इसका मतलब क्या बताया, टू लव, यानी कि प्यार करना। तो बिब्लियोफाइल का मतलब ऐसा व्यक्ति जो पुस्तकों से प्यार करता है, पुस्तकों से उसका स्नेह है, पुस्तक पढ़ना उसका इंटरेस्ट है, तो उसको कहते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है वन हु लव्स बुक्स, यानी कि जो बुक्स से प्यार करता है उसको हम कहते हैं बिब्लियोफाइल। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो बिब्लियोफाइल का मतलब हमेशा PHIL का मतलब प्यार करना, और बिब्लियो का मतलब बुक्स रहता है, इसीलिए वन हु लव बुक्स। लेकिन अगर प्यार पागलपन की हद तक बढ़ जाए तो फिर वो क्या हो जाता है, पागलपन ही हो जाता है। तो कुछ लोग रहते हैं जो बुक के पीछे पागल रहते हैं, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोमानिक।
या फिर बिब्लियोमानिया बोलते हैं इस सिद्धांत को, जो व्यक्ति किताबों के पीछे पागल रहता है। आई होप आई एम क्लियर। तो मानिया का मतलब पागलपन, मैडनेस, और फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। हाइड्रो शब्द मैंने अभी आपको बताया था, हाइड्रस बताया था ना, हाइड्रस शब्द यहां भी आया, इसका मतलब पानी बताया था। हाइड्रस का मतलब पानी, एनहाइड्रस का मतलब सूखा, पानी नहीं होना। तो हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब पानी और फोबिया का मतलब डर। पानी से जिसको डर लगता है उसको कहते हैं हम हाइड्रोफोबिया। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, अल्टीट्यूड फोबिया होता है बहुतों को, ठीक है ना। तो ऊंचाई से भी डर हो सकता है, पानी से भी डर हो सकता है, मरने से भी डर हो सकता है। नेक्रो शब्द का मतलब होता है मृत्यु, और नेक्रोफोबिया का मतलब जिसको मृत्यु से डर लगता है, नेक्रोफोबिया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। कोई परेशानी? नेक्रोलॉजी, नेक्रोलॉजी का मतलब ऐसे लोग जो अभी अभी मरे हैं उनकी लिस्ट, उसको कहते हैं नेक्रोलॉजी। किस किस कारण से लोग मरे हैं इस सब की स्टडी को कहते हैं नेक्रोलॉजी। एक होता है नेक्रोफाइल, यानी कि वन हु लव डेथ, जिसको मृत्यु से प्यार हो। तो बच्चों, इगोमानिया का मतलब एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विद वन सेल्फ, यानी खुद के संग पागलपन तक जुड़ाव। आपको मैंने बताया कि फ्रायड पश्चिम का पहला मनोवैज्ञानिक था जिसने यह कहा कि रोगों का कारण मानसिक भी होता है, शारीरिक ही नहीं। और आज हम देखें तो उसकी बात 100% सत्य है। 99.99% रोगों का कारण आपके दिमाग में चल रही हुई बातें होती हैं, टेंशन होती है। जो आप सोचते हैं आपकी बॉडी वैसा ही कार्य करने लगती है। यह सदी की सबसे बड़ी खोज है। जैसा आप अपने आप को बनाते हैं, ढालते हैं, वैसा ही आप बन जाते हैं। जैसा आप दिमाग में सोचते हैं, जैसे विचार आपके दिमाग में चलते हैं। आप देखते हैं ना कि दिन भर कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है, खाली नहीं रहता। किसी चीज का कोई आपसे लेना देना नहीं। कोई सड़क का राहगीर है, उसको आपने देख लिया तो हो सकता है उसी के बारे में आप सोच रहे हो। आदमी इस हद तक पागल है कि हम अपने दिमाग का 100% तो कभी यूज कर ही नहीं पाते, क्योंकि कुछ ना कुछ कबाड़ा कचरा हमारे दिमाग में भरा रहता है, चलता रहता है, एक दूसरे की पूंछें पकड़ के। एक घटना आई फिर दूसरी, और तो और हम सोते भी ढंग से नहीं है। सोते हैं तो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन जाग जाता है और आप सपने देखने लगते हैं, यानी वो भी मानसिक मस्तिष्क का जो दूसरा भाग है वो सक्रिय हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे पागलपन से गुजर रहे हैं कि मनुष्य होने की सारे आनंद को आप नहीं उठा पाते, इस जीवन को आनंद पूर्वक नहीं जी पाते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें आपको घेरे रहती हैं, राइट। आइंस्टीन पहला व्यक्ति था जिसने 4 से 5% अपने दिमाग का यूज किया, और हम मानते हैं कि अब तक इस पृथ्वी पर आइंस्टीन ने ही सबसे ज्यादा अपने दिमाग का यूज किया। लेकिन जब आइंस्टीन 5% कर रहा है तो आप सोचिए कि आप कितना प्रतिशत उस दिमाग का यूज कर पा रहे हैं। फालतू चीजों में दिमाग लगा हुआ है, कुछ ना कुछ कचरा चलता रहता है। कोई मूवी की स्टोरी, कभी सुशांत रिया, मीडिया वैसे चैन नहीं लेने देती। आप नहीं सोच रहे तो ये लो सोचने का तरीका और सोचो। जिनका धंधा नहीं चल रहा, हम लोगों के भी कोचिंग सेंटर बंद पड़े हैं। हम क्या करते हैं, अब क्या कर रहे हैं कि लोगों में आग भड़का दो। अब भैया सरकारी जॉब्स निकलेंगी तभी तो आप यहां पढ़ने आओगे, तभी तो हमें पैसा दोगे। हमारा धंधा तुम पर डिपेंड करता है, और तुम पर भी कब डिपेंड करता है, जब सरकारी नौकरियां निकली हो, एनडीए के फॉर्म्स निकलना बंद हो जाएं, एयरफोर्स नेवी के फॉर्म्स निकलना बंद हो जाएं, आईएएस के फॉर्म्स निकलना बंद हो जाएं, एसएससी वगैरह के फॉर्म निकलना बंद हो जाए, सीडीएस सीपीएफ के फॉर्म निकलना बंद हो जाए, तो क्या आप यहाँ आने हमसे पढ़ोगे आके? क्या मतलब पड़ रहा है आपको कंपटीशन की तैयारी करने का? तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कभी कभी शिक्षक ऐसे हुआ करते थे जैसे चाणक्य, जो देश की दिशा को और दशा को तय करते थे। उन्होंने देखा घनानंद जैसा मूर्ख व्यक्ति सत्ता पर आसीन है, और जब
चाणक्य उनके पास गए, उन्होंने कहा देखो विदेशी आक्रांताओं ने चारों तरफ से देश को घेर रखा है, चारों तरफ संकट से, भुखमरी से ये देश आपदाओं से घिरा हुआ है, और आप यहां पर राग रंग में मस्त हैं, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हो, और आप दिन के उजाले में दारू पी के मग्न हैं। तो उसने कहा राजा ने, ये कौन कलूटा ब्राह्मण है, भगाओ इसको, ये हमें उपदेश देने आया है, हम राजा हैं, ये राजा है, ये है कौन, एक मामूली शिक्षक तक्षशिला का, भगाओ इसको। और बेइज्जती करके चाणक्य को भगाया। चाणक्य एक ऐसा शिक्षक था जो उसको बताने गया कि देश की दिशा और दशा सही नहीं चल रही, आप राग रंगों में डूबे हुए हैं, आप अपने कर्तव्य का पालन करें। उनको कर्तव्य बोध जागृत कराने चाणक्य आए थे, लेकिन चाणक्य का अपमान कर दिया गया। तो उस शिक्षक ने भी चुटिया अपनी बांध ली, ये तभी खोलूंगा जब घनानंद का समूल विनाश कर दूंगा, और उसने विनाश करके ही छोड़ा। लेकिन उनका धनानंद उद्देश्य नहीं था। विदेशी आक्रांताएं जो हम पर हमला कर रहे थे, चाहे उस समय का सिकंदर हो, सेल्यूकस हो, पूरे विश्व उन्होंने जीत लिया, लेकिन भारत से उन्हें मुंह की खानी पड़ी, भारत से उन्हें हार के जाना पड़ा, उन्हें अपनी बेटी चंद्रगुप्त को देनी पड़ी, और यहां से पराजित होके गए, असम्मानित होके गए। लेकिन चाणक्य जैसा ऐसा शिक्षक, तो शिक्षक हमेशा इस देश को दशा देते हुए आए हैं। गुरु लोगों का काम रहा है, जब जब राजाओं के राजगुरु हुआ करते थे, जब जब राजमहल राजगुरु के, कोई भी राज्य राजगुरु के चरणों में नतमस्तक रहता था राजा का मुकुट, तब तक राज्य सही पथ पर चलता था। लेकिन जहां राजगुरुओं का अपमान होना शुरू हुआ, तो वहीं उस राज्य का विघटन होने से, बर्बाद होने से कोई उस राज्य को नहीं रोक सका। सेल्यूकस ने संधि की तो दिमाग लगाना चाहा। सेल्यूकस ने जब चंद्रगुप्त से संधि की, तो सेल्यूकस ने कहा कि चंद्रगुप्त, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करता हूं। चाणक्य ने कहा ठीक है, अगर यह तुम्हारी शर्त है कि तुम विवाह उससे करते हो, और सेल्यूकस के दिमाग में यह था, सेल्यूकस के ये दिमाग में था कि अगर मेरी बेटी से चंद्रगुप्त का विवाह हो गया और मेरी बेटी से उत्पन्न पुत्र ही तो अगला राजा होगा, तो फिर भी ये भारत मेरे कब्जे में आ जाएगा। लेकिन चाणक्य ने शर्त रख दी कि शादी तो ठीक है सेल्यूकस, तुम्हारी लड़की की चंद्रगुप्त के साथ होगी, लेकिन इसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र कभी भी भारत पर शासन नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थितियां हमारे देश की रही हैं जब शिक्षकों ने इस देश को दिशा देने का काम किया। आज शिक्षक क्या कर रहे हैं? मोदी जी तुम हटो, बेरोजगारी जाओ, घंटा बजाओ, थाली पीटो, ये छात्रों को सलाह दी जा रही है। क्या छात्रों को नहीं पता या शिक्षकों को नहीं पता कि आज शायद सैकड़ों साल बाद देश ऐसी नाजुक स्थिति से गुजर रहा है जैसा कि शायद कांग्रेस के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। ये जो शिक्षक प्रेरणा दे रहे हैं, उन्होंने जिंदगी में ऐसी कभी भी लॉकडाउन नहीं देखा होगा जहां आर्थिक प्रगति ठप्प है, जहां पर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, नहीं तो अपनी जान खतरे में डालेंगे। गवर्नमेंट के पास देखिए कितनी सारी चुनौतियां हैं। बीमारी आई तो उसमें गवर्नमेंट का तो कोई रोल नहीं है, या मोदी जी चाइना से बीमारी लेने गए थे। और जब महामारी किसी देश में आती है तो उससे निपटने के लिए सरकार को कटिबद्ध होना पड़ता है, प्रतिबद्ध होना पड़ता है, और सरकार निपट रही है। महामारी ने हमको घेरा हुआ है, हमारे शत्रु पाकिस्तान, उसको तो हम कभी ढीला छोड़ ही नहीं सकते। ग्रह के आतंकवाद, खोखला करने लगे हुए हैं आतंकवादी, घर के ही लोग यहां पे, उनको भी हमें मैनेज करना है। यहां पर दंगे कर रहे हैं, कभी बेंगलोर में जला रहे हैं गाड़ियों को, थानों को फूंक रहे हैं, कभी पब्लिक प्रॉपर्टी का दिल्ली राजधानी देश के हृदय में नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन आताताइयों को भी मैनेज करना मोदी जी का ही काम है, यह भी सरकार का काम है। आतंकवादी जो पड़ोसी देश भेज रहा है उनको भी मैनेज करने का हमारा काम है, और जो पड़ोसियों से तारतम्य बनाने का भी हमारा काम है। हमारा काम यह भी है कि देश हमारा कैसे प्रगति करे, पॉलिसीज बनाना, देशों से संधियां करना, यह भी मोदी जी का काम है। चाइना हमारी सीमा में घुस आया, हमारे सैनिकों को मारा गया, तो क्या यह मोदी जी का फर्ज नहीं बनता कि वहां पर जाके उनकी सेना को उसी भाषा में जवाब दिया जाए? अगर विस्तारवादी चीन की नीति है तो उसका जवाब भी विस्तारवाद से ही होगा। आज हमारे सोल्जर्स ने उनकी चोटियां कब्जे में कर रखी हैं। एक तरफ चाइना
एक तरफ जीडीपी गिर रही है क्योंकि आर्थिक प्रगति संभव नहीं है, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। एक तरफ कोरोना जैसी महामारी जिससे लाखों केस रोजाना प्रतिदिन निकल रहे हैं, ऐसी नाजुक स्थिति से देश गुजर रहा है। और ऐसे शिक्षक जो मुखर्जी नगर में ये टटलू बैठे हुए हैं काटने लोगों का, इनको मैं शिक्षक नहीं कहूंगा, ये बहुत नीच कैटेगरी के लोग जो बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं रोजगारों को रोजगार दो, रोजगार दो। अरे सरकार ऐसी नाजुक स्थिति में है, जो परीक्षा 2 साल से नहीं हुई तो 1 साल और नहीं होगी तो तुम मर नहीं जाओगे बेरोजगारी से। और भी काम हो सकते हैं। सरकारी नौकरी कौन चाहता है जो काम चोर हो? आप देखिए सरकार में कितनी, एक व्यक्ति सरकारी नौकर हो जाए, आप कभी सरकारी कार्यालयों में जाइए, आपको पता चलेगा इस देश का दूसरा रूप कि कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। काम करना नहीं चाहते और प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं। आप काम करोगे नहीं, आप देश को खोखला करोगे। ट्रेन का एक टीसी, उससे अगर आप जाके कहो कि सर मैंने जनरल की टिकट ली हुई है, मैं एसी से यात्रा करना चाहता हूं, आप मेरा डिफरेंस बना दीजिए, और डिफरेंस मथुरा से दिल्ली तक का 600 रुपए का बनता है, 400 रुपए का बनता है 200 की, अगर आपने कुछ टिकट विकेट ली है तो वो आपसे 600 नहीं लेगा, वो कहेगा आप 200 दे दो बस काम चल जाएगा। ये मेरी गारंटी है कि आप वहां आराम से शान से पहुंचोगे। व्यक्ति का भी फायदा, मेरा भी फायदा, मेरे 400 रुपए बच रहे हैं, मैं 200 रुपए में ही दिल्ली चला गया। टीसी का भी फायदा, 200 रुपए उसके जेब में चले गए। नुकसान किसका है? ये गवर्नमेंट का। और ऐसे हजारों टीटियां हैं और हजारों तरीके हैं रेलवे को चूना लगाने के। प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हो, काम करना चाहते नहीं हो आप। काम करने वालों के लिए काम की कोई कमी नहीं होती, लेकिन सरकारी नौकरियों के भरोसे जो लटके रहते हैं, जो बस ये डेटा दिमाग में फिक्स करते रहते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। इस देश में कुछ भी नहीं है उनके लिए। वो सरकारी नौकर बन के केवल काम चोरी, देशद्रोही की हरकतें और भ्रष्टाचार में लिप्त रहना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहता कि 5 उंगली एक जैसी होती है, लेकिन 5 में से 4 उंगली एक जैसी है सरकारी नौकरी जो भी चाहते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है? आज देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फ्रीलांसर्स होके कितने लोग काम कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया से कितने लोग लाभ ले रहे हैं। लेकिन आपको इसी वर्ष नौकरी चाहिए, आपको इसी वर्ष जीडीपी गिरती हुई दिख रही है कि 23% गिर गई और 24% गिर गई। आप ये तो देखिए कि देश किस नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। अगर देश की सारी चीजें बंद होंगी तो जीडीपी होगी क्या? और जीडीपी के मायने जो 1% जानते नहीं है, वो जीडीपी पे भाषण पेल रहे हैं। ध्यान रखना, जीडीपी कब बढ़ती है? अगर आप खेत में जाके सब्जी लेके आते हैं, किसी ढकेल वाले से सब्जी लेते हैं, तो जीडीपी घटती है, क्योंकि उसका कोई लाभ सरकार को नहीं पहुंचता है। और अगर आप मॉल से सब्जी लेके आते हैं, रिलायंस फ्रेश अथवा बिग बाजार, ये भी सब्जी बेच रहे नहीं बेच रहे, अगर वहां से सब्जी बेच के लाते हैं तो जीडीपी बढ़ती है। आम आदमी का जीडीपी से कोई लेना देना नहीं, मॉल्स का है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को पे करती हैं। ये जीडीपी का सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं। किसान पर जीडीपी का कोई असर नहीं पड़ता। अगर कोई व्यक्ति यहां पर ठेला लगा के बैठा हुआ है, जीडीपी का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मॉल में सब्जी बेच रहे हैं बैंगन की, वो बैंगन की सब्जी नहीं, रिलायंस की सब्जी हो गई है। वो बैंगन की सब्जी नहीं, विशाल मेगा मार्ट की सब्जी हो गई है, बिग बाजार की सब्जी हो गई है। तो उस पर आपको जीडीपी बढ़ती है हमारे देश की। लेकिन अभी सारी चीजें, युवाओं को जागृत करना, थाली पीटना, क्या ये अभी इनको जागना पाया है? अरे सभ्य बनो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, अपने कर्तव्यों को समझो। खामखा स्टूडेंट आएंगे, हमारा लाभ होगा, स्वार्थ के लिए देश को बेच देंगे, ये देश के सबसे बड़े गद्दार समझता हूं मैं। छोड़िए अपने स्वार्थ के लिए, कुछ दिन समझिए कि देश इतनी नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। हां, जॉब्स जाएंगी, मैं मानता हूं जीडीपी गिरेगी। जब कुछ हो ही नहीं रहा तो कहां से कुछ होगा? आपने क्या काम किया है पिछले 8 महीने में? सिवाय घर बैठने के। घर बैठने से जीडीपी बढ़ा करती है। जीडीपी के लिए मार्केट खुले होने चाहिए, जीडीपी के लिए व्यापार बढ़ना चाहिए। यहां ट्रेन बसें चल नहीं रही, आप जीडीपी की दुहाई दे रहे हैं, आप स्वास्थ्य की दुहाई दे रहे हैं। पहले बचिए। महामारी के काल में आपातकाले मर्यादा नास्ति, आपातकाल में कोई भी मर्यादा नहीं होती। वहां किसी तरीके से आप जी लें, यही संभव है। तो कभी टीचर ऐसा हुआ करते थे कि वो देश की दिशा और दशा तय करते हैं, और आज ये कलयुगी टीचर, ये मुखर्जी नगर में बेचारे को किराए नहीं निकल रहे हैं, तो इस वजह से ये क्या करने लगे? ये गवर्नमेंट को ही कंडेम करने लगे। अरे ये तो देखो कि गवर्नमेंट किस हाल से गुजर रही है।
ये वक्त कौन सा है? क्या ये गवर्नमेंट का विरोध करने का वक्त है, जब गवर्नमेंट चौतरफा हर मोर्चे पर घिरी हुई है, लगी हुई है अपने काम में? आपको जब लाखों लाख के करोड़ों के घोटाले होते हैं तब ये बेरोजगारी की बात नहीं सूझी? आज सूझ रही है। आज से 2 साल पहले मोदी का खूब विरोध करते कि आप जॉब दो, 2 साल पहले नहीं, लेकिन उन्हें यही समय चाहिए क्योंकि आजकल सबके धंधे बंद पड़े। तो देश के प्रति अपने कर्तव्यों को जरूर समझना है। आप आज हो, आज से 20-30 साल की उम्र और आपकी रह गई होगी, 60 साल 70 साल बाद आप मर जाओगे। लेकिन ये 30-40 साल के लिए इतना मत अपने दिमाग को कचरा बनाइए कि आप देश के भी खिलाफ हो जाए। कम से कम ये मिट्टी आपको माफ नहीं करेगी। और कुछ होता हो नहीं होता हो, लेकिन इस मिट्टी का जरूर कर्ज है, क्योंकि इस मिट्टी में आप हजारों बार समा चुके हैं। पता मेरा तुझे मिट्टी कहेगी, समा जिसमें चुका 100 बार हूं। मुझे क्या गर्व हो अपनी विभा का, चिता का धूल क्षण हूं, ख्यार हूं। हजारों बार इस मिट्टी में मैं मिल चुका हूं, मुझे क्या गर्व होगा अपनी विभा का। तो जिस मिट्टी में से तुम आए हो, जिस मिट्टी में तुम्हें समाना है, उसके प्रति तो अपने कर्तव्यों को जागरूक रखो, स्वार्थी हो। तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं सलाह देता हूं कि कोई ये थाली वाली मत पीटे, इनके खोपड़ी पर थाली मारे। जो शिक्षक आपको ऐसा सलाह देता है उसके गाल पर थप्पड़ मारे खींच के, उसे बताएं कि भाई क्या कर क्या रहे हो तुम लोग, ये कौन सा समय है, ये आपातकाल है। आपातकाल में देश का विरोध नहीं किया जाता, देश के राजा का साथ दिया जाता है। जैसे भी हम पर बन पड़े, हम कष्ट में रहकर भी देश का साथ दें, क्योंकि ये आपातकाल है। आपातकाल में मर्यादा नहीं होती। आपातकाल में राम भगवान ने भी मर्यादा नहीं रखी थी, भले ही उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। आपातकाल में भगवान कृष्ण ने कोई मर्यादा नहीं रखी, उन्होंने भी अपने अहंकार का परित्याग करके भागना युद्ध क्षेत्र से उचित समझा। तो कभी कभी हमें महाभारत का नायक बनने के लिए, महाभारत जैसा युद्ध जिताने वाले कृष्ण भगवान को भी भागना पड़ता है, जीत के लिए पीछे कदम हटाने पड़ते हैं। तो अगर हम 1-2 साल बैठ के पीछे चले जाएं, कम से कम जीवित तो रहेंगे, इस जरासंध रूपी कोरोना के हाथों मारे तो नहीं जाएंगे। अच्छा है कि हम इस युद्ध क्षेत्र को छोड़ के थोड़ी दिन के लिए भाग जाएं, बैठ जाएं, फिर हमारा समय आएगा, फिर भगवान कृष्ण किसी भीम को लाएंगे, किसी अर्जुन को खड़ा करेंगे और फिर से जरासंध का वध करा दिया जाएगा। फिर से हम इस बेरोजगारी का, फिर से हम इस भुखमरी का, फिर से हम इस जीडीपी का इलाज कर लेंगे। लेकिन फिलहाल युद्ध क्षेत्र में से भागकर छुपकर बैठने की जरूरत है इस अदृश्य शत्रु से। खुद को बचाओगे तभी तो कुछ आगे बढ़ पाओगे। जब जीवन ही नहीं शेष रहेगा तो कहां आप आगे बढ़ोगे। तो इसीलिए मेरे जो भी छात्र हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, चाहे आप लोग यहां पर बैठ के ऑफलाइन सुन रहे हैं, कृपया इन दुष्ट टकलुओं का, आधुनिक कलयुगी टीचरों का जो आपको भड़का रहे हैं, कोचिंग बाज, उनका आप साथ न दें। मैं भी टीचर हूं, मैं भी कोचिंग चलाता हूं, लेकिन मैं ऐसे देशद्रोहियों का साथ नहीं दे सकता। इस नाजुक स्थिति में सरकार को अस्थिर करने के लिए भाण मीडिया ही काफी है। इस सरकार को अस्थिर करने के लिए दिशाहीन विपक्ष ही काफी है, मुद्दा विहीन विपक्ष ही काफी है। लेकिन अभी सरकार जैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, वो आपके द्वारा चयनित सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, अभी आप उसका साथ दीजिए। जो आपके साथी हैं उनको समझाइए ये समय नहीं है आंदोलन करने का। जब आंदोलन करने का और आंदोलन क्या कर रहे हैं, एसएससी के चेयरमैन को बर्खास्त करो। वो लेटर के माध्यम से भी, कानूनन तरीके से भी वो चीज हो सकती है। कोई एविडेंस भ्रष्टाचार का है तो आप उसको दीजिए। आई होप आई एम क्लियर। हाँ भाई, हम अपना अगले शब्द पे चलते हैं। हाँ बाबा, हाँ हाँ, मैं भी फोन, हाँ मैं फोन करता हूँ, 1 मिनट आपको है। हाँ बच्चों, ये चीज समझ में आ गई यहां तक। अब देखिए आगे क्या है। DYS शब्द कहीं भी आ जाए, इसका मतलब होता है एबनॉर्मल, बुरा, बैड। डिस्पेप्सिया, संधि विच्छेद करिए। पेप्सिया, पेप्सी होती है, सुना है ना। एक पेप्सिन एंजाइम सुना है आपने? यू माइट हैव हियर्ड अबाउट द पेप्सिन एंजाइम।
क्या काम करता है वो शरीर में? पाचन का काम करता है। पेप्सिन जो एंजाइम है वो पाचन का काम करता है। और डिस का मतलब बुरा पाचन, बुरा पाचन का मतलब अपच, अपच का मतलब एबनॉर्मल इंडाइजेशन। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्टोपिया। व्हाट इज डिस्टोपिया? कष्टप्रद स्थान, ऐसा स्थान जिसमें कष्ट ही कष्ट भरे हुए हैं। डिस का मतलब बुरा, टोपिया का मतलब एन इमेजिनरी प्लेस ऑफ टोटल मिजरी, एक ऐसा स्थान जो दुखों से भरा हुआ है, समस्याओं से भरा हुआ है, समस्याओं का जिस पर आडंबर लगा हुआ है, उसको हम कहते हैं डिस्टोपिया। आई होप आई एम क्लियर। डिसलेक्सिया, लेक्स शब्द जहां भी आ जाए, लेक्सोकोलॉजी आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है वर्ड से रिलेटेड, शब्दों से रिलेटेड। लेक्स शब्द इंग्लिश में कहीं भी आ जाए, इसका मतलब शब्दों से रिलेटेड, वर्ड्स से रिलेटेड। और डिस का मतलब बुरा, तो इंपेयरमेंट ऑफ एबिलिटी टू हैंडल वर्ड्स, यानी वर्ड्स को न समझ पाना, अपठन, न पढ़ पाना, न हैंडल कर पाना, उसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। तो DYS इंग्लिश में कहीं भी शब्द आ जाए, इसका मतलब होता है एबनॉर्मल या बहुत ही बुरा। आई होप आई एम क्लियर। अगला है EM या EN शब्द जहां भी आ जाए, इसका मतलब इनटू, कवर विद या फिर कॉज होता है। जैसे कि एम्पैथी, अभी मैंने आपको बताया था पैथी का मतलब क्या होता है, भावनाएं, और एम्पैथी का मतलब इंटेंशन टू फील लाइक एनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को उसकी तरह समझने की या महसूस करने को हम कहते हैं एम्पैथी, संवेदना। आई होप आई एम क्लियर। ऐसे ही सिंपैथी बना है, सिंपैथी क्या होता है, संवेदना। ऐसे ही एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब इंटेंशन टू फील लाइक एनदर पर्सन, दूसरे आदमी जैसा फील करना। एम्पावर का मतलब है किसी चीज को शक्ति देना, या पुट समथिंग इनटू पावर, किसी को पावर में रखना, शक्ति देना। एंग्रॉज का मतलब क्या है, बड़ा बनाना, मेकिंग लार्ज। क्लियर। तो एन शब्द जहां भी आ जाए, एंडो शब्द जहां भी इंग्लिश में आ जाए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इसका मतलब होता है इनसाइड, अंदर, विद इन। अगर हम संधि विच्छेद करें पहले शब्द एंडोथर्म का, तो इसका संधि विच्छेद करें तो हमें मिलेगा एंडो प्लस थर्म, और THERM शब्द जहां भी आ जाए, इसका मतलब होता है हीट से रिलेटेड। जैसे थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा, ऊष्मा गतिकी, थर्मामीटर पढ़ा होगा, तापमापी, थर्मल पढ़ा होगा, रिलेटिंग टू हीट। और ऐसे ही एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड यानी अंदर का, और थर्मो का मतलब क्या होता है, तापमान। तो एंडोथर्म ऐसे जीव को कहते हैं जो अपने अंदर के तापमान को फेयरली कांस्टेंट रखता है, नियत रखता है, जो अपने अंदर के तापमान को, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्म। ऐसे जीव को क्या बोला जाता है, एंडोथर्म। एंडो का मतलब अंतर, और थर्म का मतलब क्या, तापमान, जो अपने अंदर के तापमान को नियत रखता है, जो अपने अंदर के तापमान को कांस्टेंट रखता है, उस जीव को हम कहते हैं एंडोथर्म। ऐसे ही एंडोक्राइन, जो अंतःस्राव होते हैं, नलियां वगैरह जो आपके अंदर होती हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन, रिलेटिंग टू ग्लैंड्स दैट डायरेक्टली इनटू ब्लड और लिम्फ में जो जाते हैं, जो अंदर की अंतःस्राव जिनको बोलते हैं हिंदी में, उनको कहते हैं एंडोक्राइन। एंडो का मतलब अंदर, और गेमी शब्द जहां भी आ जाए, देखें एंडोगेमी, एंडो शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब अंदर, और गेमी शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब क्या होता है, शादी से संबंधित। तो एंडोगर्म का मतलब, एंडो का मतलब अपनी, और गेमी का मतलब जाति में शादी। तो अपनी ही जाति में शादी करने की प्रथा को कहते हैं एंडोगेमी। क्लियर। एक होता है पॉलीगेमी, पॉलीगेमी का मतलब क्या होता है,
बहु शादी करने की प्रथा को कहते हैं पॉलीगेमी। गेमी का मतलब मैरिज और पॉली का मतलब मैनी। तो जैसा मुसलमानों में प्रथा रहती थी और है भी कि 4 शादी करो, 3 शादी करो और 5वीं करनी है तो एक को तलाक दे दो बिना कुछ कहे, लेकिन मोदी जी ने अब ट्रिपल तलाक बना दिया है, ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है, राइट। आप कितने भी अब मचमचाते रहें, चिल्लाते रहें, लेकिन मोदी जी को जो काम करना था उन्होंने कर दिया। तो पॉलीगेमी का मतलब कस्टम ऑफ मेनी मैरिजेस, मोनोगेमी का मतलब कस्टम ऑफ ओनली 1 मैरिज, और एंडोगेमी का मतलब अपनी जात बिरादरी में शादी करना, अपने गोत्र में शादी करना, द कस्टम ऑफ मैरी विद इन वंस क्लान और ट्राइब, उसको हम कहते हैं एंडोगेमी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? करीब मैंने 50 के करीब वर्ड्स रखे हैं, कोई दिक्कत किसी में कैसी भी, और इन पर हजारों शब्द हो जाएंगे, लेकिन मूल जानना बड़ा कठिन है। नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर गोत्र और क्या होता रणधीरों का। ये जो मूल है वो धनुष है, ये जो मूल है वो गोत्र है किसी शब्द का। अगर गोत्र पता चल जाए, मूल पता चल जाए, तो आपको उस वृक्ष की जड़ पता चल जाती है, तो उस जड़ से कितनी शाखाएं निकल रही होती हैं, उन सब शाखाओं को आप सेंस आउट कर सकते हैं, उन सब शाखा रूपी शब्दों का आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं उस रूट वर्ड के माध्यम से। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ठीक है।